फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सेट 7। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 निकली हुई है, जिसमें आईएन, जेएन, आईए, सीए, जे बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है और सभी के लिए जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का पार्ट जो है वो कॉमन होगा। तो हम उसके लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है उससे मुझे नहीं लगता है कि अगले 6 मंथ में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे कंटिन्यू रखें, ताकि जब सडन हम वापस एग्ज़ाम आएगा और प्रिपरेशन को तेज करेंगे तो ये छोटी छोटी प्रिपरेशन ही हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूँ एंड प्लीज़ आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में बहुत ही इमरजेंसी जैसी वाली सिचुएशंस आ चुकी है और ये बहुत ही बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है फ्रेंड्स। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भी क्या करें, वो भी इलाज नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन्स को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप स्वयं को भी सुरक्षित रखें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। फ्रेंड्स, आप मास्क जरूर लगाएं, इसके अलावा दूरी बना के रखें, हाथ को बार बार धोएं और वैक्सीनेशन जब भी स्टार्ट होता है, मतलब आपको स्लॉट मिलता है, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स, और इन चारों चीज़ों को आप जरूर फॉलो करें फ्रेंड्स। यही आपके लिए सबसे बड़ी संजीवनी होगी, क्योंकि अभी कोई भी दवा, कोई भी किसी भी तरीके की दवा कोरोना के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ, वैक्सीनेशन से हमको 70 से 80% कोरोना से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आपका स्लॉट आता है वैक्सीनेशन के लिए, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं फ्रेंड्स। प्लीज फ्रेंड्स, आप इन चीजों को जरूर फॉलो करें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस पर बेस्ड होगा, वो है करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स होंगे इन्हीं से क्वेश्चंस होंगे इसके। तो ये लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताता हूँ। लगभग ये फ्रेंड्स 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड्स और कम भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर करें। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए कैशलेस हेल्थ केयर टू ऑल फैमिलीज। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है राजस्थान आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। फ्रेंड्स, ये राजस्थान करंट इवेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो स्कीम है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो उसका सही आंसर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों है चर्चा में, इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये फ्रेंड्स न आपको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सपोर्ट करेगी, ये साथ के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको सपोर्ट करेगी, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में है। राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। जो इसके लाभार्थी है वो राजस्थान के नागरिक होंगे और 850 के प्रीमियम का प्रतिवर्ष भुगतान करना होगा। इसमें हर फैमिली को लगभग 8 से 50 जो रुपए हैं वो प्रीमियम का प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा जो निःशुल्क इलाज मिलेगा वो सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके बारे में जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसके ऑप्शंस है भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो वो हीरालाल शास्त्री थे। जरूर याद रखना फ्रेंड्स कि भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। इसके अलावा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने वो है मोहनलाल सुखाड़िया। आप ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने वो है मोहनलाल सुखाड़िया। इनके बारे में आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, इनके ऊपर यूनिवर्सिटी भी है, तो फिर जरूर याद रखें, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
इसके अलावा मैं बताता हूँ क्यों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे चर्चा में रहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत फिर वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत फिर वसुंधरा राजे फिर अशोक गहलोत, तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। क्योंकि वसुंधरा राजे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 2 बार, और अशोक गहलोत पैरेलल कंटिन्यू में अगर हम देखा जाए तो वो है 3 टाइम कंटिन्यू बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूर याद रखें, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है नागेंद्र सिंह, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, नवीन चावला। तो ये पर्सन इन न्यूज पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सुशील चंद्रा। क्यों फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? आप जानते हैं कि अभी जो 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो जो सुशील चंद्रा है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं फ्रेंड्स, जरूर याद रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मुख्य भूमिका महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? Who has won the best actor in the lead role female in the 66th Filmfare Awards? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू, आलिया भट्ट, कंगना रनौत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है तापसी पन्नू। ये अवार्ड्स पर रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे वह तापसी पन्नू और कंगना रनौत को लेकर होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि तापसी पन्नू को किस फील्ड में अवार्ड मिला है और कंगना रनौत को कहाँ मिला है, इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। विनर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। फिल्म फेयर कैटेगरीज में बेस्ट फिल्म के लिए थप्पड़ के लिए मिला है बेस्ट फिल्म को, और बेस्ट एक्टर इन द लीड रोल मेल में मिला है इरफान खान को, अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान एज अ वर्सेटाइल एक्टर वॉज इरफान खान वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, गुलाबो शिताबू के लिए मिला है, और बेस्ट एक्टर इन ए लीड रोल फीमेल तापसी पन्नू थप्पड़। यानी कि आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए मिला है तिलोत्तमा शो में, और ये भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड। इसके अलावा विनर्स ऑफ 67th नेशनल अवार्ड्स, तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कंगना रनौत को मणिकर्णिका पंगा के लिए, और बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी को फॉर भोसले एंड धनुष फॉर असुर के लिए, और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है कस्तूरी हिंदी के लिए हिंदी को मिला है, और बेस्ट फीचर फिल्म जो है मरक्कार अरबिका दलिंते शिमान मलयालम फिल्म को मिला है। फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि महिला में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? तापसी पन्नू को, और नेशनल अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। मैं इन दो के बारे में ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट और ट्वीट्स की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, जिसे अभी बैन भी कर दिया गया है। इसके अलावा तापसी पन्नू जो भी चर्चा में रही थी, क्योंकि उनके घर भी थोड़ा सा सीबीआई आईटी रेड वगैरह पड़ी थी, तो ये इसलिए दोनों चर्चा में रही थी, इसलिए इनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक बॉलीवुड अवार्ड है और ये एक गवर्नमेंट अवार्ड है फ्रेंड्स, तो ये जरूर याद रखें आप। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क किस राज्य में लॉन्च किया है? इटली हैज लॉन्च इज फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया विच स्टेट ऑफ द कंट्री? ऑप्शन है फ्रेंड्स गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट इन न्यूज पर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गुजरात। याद रखना आप फ्रेंड्स कि इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क खोला है गुजरात में, ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? विच डज अ डायनेमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी? ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑप्शन से इसके रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है विद्युत ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी ब्याह में जो जनरेटर यूज किया जाता है वही डायनामो की तरह होता है। ठीक है, तो जिसमें आप जानते हैं डीजल वगैरह देके आप उसको घुमाते हैं, तो वही यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है फ्रेंड्स। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है फ्रेंड्स। हम कुछ और के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो जनरल साइंस एग्जाम में पूछी जाएगी वो फिक्स जनरल साइंस होगी, डेप्थ में नहीं होगी फ्रेंड्स। तो आपको फिक्स टॉपिक ही इसके लिए प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। कुछ उपकरणों के बारे में हम याद करते हैं, जैसे जलता हुआ कोयला, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है फ्रेंड्स। प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश ऊर्जा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। डायनोमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर
जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे कि आप घर में जो पानी की मोटर यूज करते हैं उसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आप फिर आपका पानी के लिए जो यांत्रिक काम कर सकते हैं। विद्युत सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसमें केमिकल्स भरे होते हैं फ्रेंड्स। सितार जो है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जब सितार को आप बजाते हैं अपनी उंगलियों से तो फिर वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है फ्रेंड्स। लाउड स्पीकर जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है फ्रेंड्स। विद्युत बल्ब जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में। लाउड स्पीकर क्या होता है कि जब हम उसको जैसे एम्पलीफायर के थ्रू हमारे जो ऊपर लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, आपने देखा है, तो जैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर ही लाउड स्पीकर से क्या होती है, ध्वनि पास होती है। ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो वो हमारी ध्वनि को पहले रहता है, एज ए ट्रांसड्यूसर हम कह सकते हैं, वन फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करता है। तो कहने का मतलब हमारी ऑडियो को लेता है, हमारी ध्वनि को लेता है और ध्वनि को किसमें, विद्युत सिग्नल में चेंज करता है। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें। मोमबत्ती जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करती है। विद्युत हीटर जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित, आप जो पानी गर्म करते हैं वो इसी का उदाहरण है। सोलर सेल जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत ने औपचारिक रूप से देश में उपयोग के लिए तीसरे कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत में इनमें से कौन से टीके की अनुमति नहीं है? इंडिया हैज फॉर्मली अप्रूव्ड द थर्ड कोविड-19 वैक्सीन फॉर यूज इन द कंट्री। विच ऑफ दीज वैक्सीन इज नॉट परमिटेड इन इंडिया? फ्रेंड्स ये नेशनल यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन, सिनोवैक। तो फ्रेंड ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो भारत में नहीं लगाया जाएगा? वो है सिनोवैक। तो हमारे भारत में जिनको परमिशन मिली है वो है कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन। तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और ये कोविड-19 के लिए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोवैक्सीन को किसने बनाया तो वो भारत बायोटेक ने बनाया। और देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है तो वो है कोवैक्सीन। इसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं, आप ये है कोवैक्सीन। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के टीके को भारत में तैयार किया है और भारत में इस टीके का निर्माण कोविशील्ड के नाम से किया है। तो मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर टीके का जो निर्माण किया है, ये जो टीका है वो है कोविशील्ड। इसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी और इसके वर्तमान सीईओ अदार पूनावाला है। फ्रेंड्स ये भी जरूर याद रखिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है वो कौन है, वो है अदार पूनावाला। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं तो फ्रेंड्स इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है फ्रेंड्स। सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला वो है, जिसको सबसे पहले लॉन्च किया वो है रशिया, जिसने स्पुतनिक वी लॉन्च की थी। और इसको यूज करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश होगा। और ये बताता हूँ कि स्पुतनिक वी है वो सिंगल डोज वैक्सीन है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपको 2 डोज लगवानी पड़ेगी, जबकि स्पुतनिक वी का आपको एक ही डोज लगवानी पड़ेगी फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। एल&टी किस देश में 1.5 गीगावाट सुधेर सौर पीवी परियोजना स्थापित करेगा? इन विच कंट्री एल&टी विल सेट अप द 1.5 गीगावाट सुधेर सोलर पीवी प्रोजेक्ट? ऑप्शन से बांग्लादेश, जापान, ईरान, सऊदी अरब। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सऊदी अरब। ये एक इंटरनेशनल न्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल&टी जैसे कि आप जानते हैं कि लार्सन एंड टर्बो जो कि भारत की बहुत अच्छी एमएनसी है, कंपनी है बहुत अच्छी, जो कि एक 1.5 गीगा का विदेशी प्रोजेक्ट बनाने वाली है, तो वो सऊदी अरब में बनाने वाली है। ये भारत के लिए एक प्राउड की बात है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखें आप। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विजडन क्रिकेटर्स अल मैनेक ने 2021 संस्करण में विश्व में अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named is the leading male cricketer in the world in the 2021 edition of Wisden Cricketers Almanac? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है केन विलियमसन, विराट कोहली, बैन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड बैन स्टोक। ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बैन स्टोक जरूर याद रखें। विजडन क्रिकेटर्स अलमैन का जो अवार्ड दिया गया है वो
बेन स्टोक्स को दिया गया फ्रेंड्स। इसके बारे में हम कुछ और चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए विजडन अवार्ड्स 2021 दिए गए, उसमें ओडीआई क्रिकेटर 1980 दशक भारत के लिए कपिल देव को दिया गया है। इसके अलावा 1990 भारत के लिए जो दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर को, और 2010 के लिए दिया गया है विराट कोहली को। इसके अलावा फॉर 2021 लीडिंग क्रिकेटर्स वो मेंस में वो है बेन स्टोक्स, और वुमेन्स में है बैथ मूनी, और टी20 प्लेयर है किरण पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। इसके अलावा कुछ विजडन क्रिकेटर्स हैं, वो है जेसन हॉल्डर, मोहम्मद रिजवान, डॉम सिबली, जैक क्रावली एंड डैरन स्टीवन। फ्रेंड्स आपको याद रखना है अपने इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। इसके अलावा जो 2021 के लीडिंग क्रिकेटर मेंस है वो बेन स्टोक्स, इन्हीं के बारे में आपको याद रखना है, और इन्हीं से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ष के किस दिन को विश्व हेमोफेलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड इज वर्ल्ड हीमोफेलिया डे? अप्रैल 13, अप्रैल 15, अप्रैल 17, अप्रैल 16? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अप्रैल 17। तो अप्रैल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफेलिया दिवस मनाया जाता है। ये डे एंड डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आओ कुछ हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। मार्च वाले में ऑलरेडी आपको पिछली प्रेजेंटेशंस में बता चुका हूं, तो अब हम अप्रैल के भी याद कर लेते हैं फ्रेंड्स। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्टीम अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस। 5 अप्रैल को फ्रेंड्स मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स जलियांवाला बाग मास्केर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड डे जो है फ्रेंड्स वो 13 अप्रैल है। 1919 में ये घटना हुई थी फ्रेंड्स। 17 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड हेमोफेलिया डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। 21 अप्रैल को सेक्रेटरीज डे, सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 27 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे, और 28 अप्रैल को फ्रेंड्स वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे, और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इनको आप जरूर याद रखें, एग्जाम में ये जरूर पूछे जा सकते हैं, और मैंने इंपॉर्टेंट डेज ही आपके लिए डाले हैं अप्रैल के, जो कि एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बच्चों की पुस्तक द क्रिसमस पीक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक द क्रिसमस पीक? ऑप्शन है सलमान रश्दी, कैथरीन पैटरसन, रस्किन बॉन्ड और जेके रॉलिंग। ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो उसके ऑथर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जेके रॉलिंग, और जेके रॉलिंग्स ने ये बुक लिखी है द क्रिसमस पीक। ये क्यों फेमस है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि द हैरी पॉटर ऑथर जेके रॉलिंग इज ऑल सेट टू रिलीज अ न्यू चिल्ड्रंस बुक टाइटल द क्रिसमस पिग। जेके रॉलिंग अपनी हैरी पॉटर सीरीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, और उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज से रिलेटेड उनकी जो बुक्स उससे रिलेटेड मूवीज भी लिखी गई है, और मूवीज भी बनाई गई है, और उनकी ये बुक्स भी है फेमस बुक्स जिनको आप देख सकते हैं। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, और हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, एंड हैरी पॉटर द कंप्लीट सीरीज। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बुक्स है हैरी पॉटर सीरीज की, और इसके ऑथर है जेके रॉलिंग। आपको ये जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी किस विधानसभा सीट से चुनाव हार गई है? एंड विच असेंबली सीट डिड ममता बनर्जी लॉस द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल? ऑप्शन है कूच बिहार, नंदीग्राम, कैलकाटा, जादवपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नंदीग्राम। नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल जो नंदीग्राम है वहां से ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई है, और उनको शुभेंदु अधिकारी ने ये हराया है। इसको भी आप जरूर याद रखना। ये इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स बात करते हैं वेस्ट बंगाल रिजल्ट के बारे में। टोटल सीट्स 294 थी, और 148 फॉर मेजोरिटीज वहां पर चाहिए थी। तो तृणमूल कांग्रेस को वहां पर 213 सीट्स मिली, और बीजेपी को 77 सीट्स। इसके अलावा जो ममता बनर्जी है वो 3rd टाइम वहां की सीएम बनी है, तो इनको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। असम के रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 126 सीट्स
वहाँ पर टोटल थी और 64 मेजोरिटी थी। बीजेपी को वहाँ 60 मिली है, यानी कि वो अलायंस के साथ वहाँ पर सरकार बना रही है। और सरबंदा सोनोवाल अगेन वहाँ के सीएम होंगे। इसके अलावा केरला की बात करते हैं हम, सीपीआई जिनको 62 सीट्स मिली है, मेजोरिटी 71 है, यानी कि यहाँ पर भी अलायंस से बनेगी और वहाँ के जो सीएम होंगे वो होंगे पिनियारी विजयन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 234 सीट्स है और 118 फॉर मेजोरिटी है और डीएमके को वहां पर 133 सीट्स मिली है। इसका मतलब यहां पर भी सरकार चेंज हो चुकी है। डीएमके ने वहां पर सरकार बनाई है जहां के सीएम होंगे एमके स्टालिन, ये नए सीएम होंगे वहां पर। इसके अलावा पांडिचेरी में भी सरकार चेंज हो चुकी है। वहां पर जानते पहले कांग्रेस थी जो कि बहुमत न पाने से गिर चुकी थी। इसके बाद वहां पर एएनआरसी को 10 सीटें मिली है, बीजेपी को 6, मतलब बीजेपी अलायंस के साथ यहाँ पर एन रंगासामी सीएम बनेंगे। तो इनको जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पूछा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में सरकार चेंज हो चुकी है, डीएमके के आ चुकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? न्यू पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्रॉफिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये डिजिटल बैंक की एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस इन डिजिटल बैंकिंग। तो वो क्या क्या है फ्रेंड्स? सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आईएमपीएस का है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एमएमआईडी का है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। यूपीआई का है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। वीपीए का है वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भीम का है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आईएफएससी का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एमआईसीआर का है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सीटीएस का है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ईएफटी का है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईसीएस का है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नाच का है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एईपीएस का है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। एपीबीएस का है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। पोस का है पॉइंट ऑफ सेल। बीएफडी का है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। डीबीटी का है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूएसएसडी का है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एनयूयूपी का है नेशनल यूनिफाइड यूएसडी प्लेटफॉर्म। बीबीपीएस का है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। बीबीपीसीयू का है भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। बीबीपीओयू का है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। क्यूआर का है क्विक रिस्पॉन्स। एनएफएस का है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। क्यू सेम का है क्वेरी सर्विस आधार मेपर। तो फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखें, ये एब्रिविएशंस न सिर्फ आपके इसी एग्जाम में सपोर्ट करेगी, बाकी इकोनॉमिक और बैंकिंग एग्जाम से उनमें भी सपोर्ट करेगी। क्यों फ्रेंड्स मैंने ये डाला है? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी पोस्ट है जूनियर अकाउंट जो है वो रिलेटेड भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उनसे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बलवीर सिंह जूनियर का खेल पेशा क्या था जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? व्हाट वाज द स्पोर्ट प्रोफेशन ऑफ बलवीर सिंह जूनियर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88? ऑप्शन है हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, गोल्फ। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है हॉकी। ये ऑब्जेक्चुअली से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन है। ये एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट बनता है तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। बलवीर सिंह जूनियर जो है 1958 के जो एशियंस खेल थे उसमें रजत पदक जीतने वाली टीम के जो टीम में जो प्लेयर थे वो बलवीर सिंह जूनियर भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा खेल उस समय दिखाया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, इसको आप जरूर याद रखें। आगे यही कहना चाहूंगा एक बार फिर आपसे फ्रेंड्स, बहुत ही भारत के लिए बहुत ही अत्यंत दुख वाली मैं कह सकता हूँ सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर एक हेल्थ इमरजेंसी आई हुई है, किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर इंडिया में नहीं देखने को मिल रही है। डेथ रेट बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। यही कहूँगा, हम मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं और जब आपका वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट आता है आप वैक्सीन जरूर लगवाएं फ्रेंड्स। यही मैं आपको कहना चाहूँगा। आप आपका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सभी को इसके लिए अवेयर भी करें फ्रेंड्स। हम इस बुरी सिचुएशन से जल्दी निकलें और हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो ताकि हमारी नौकरी लगे और हम हमारे परिवार को खुशखबरी दे सकें।
तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। अगर हमारे हमसे कोई मिस्टेक हो तो हमें जरूर आप बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसको सुधार सकें, हमें अप्रिशिएट करें फ्रेंड्स आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।